गुड इवनिंग मित्रों दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हम लोग क्या पढ़े थे? भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषताएं। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजीकरण की एजेंसी, स्कूल, परिवार, सामुदायिक गतिविधि केंद्र और हॉबी क्लब के बारे में। इंग्लिश में इसे बोलेंगे एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर्स एंड हॉबी क्लब। ये आपके बीएड के थर्ड पेपर का टॉपिक है और फर्स्ट सेमेस्टर का है। इस पेपर का नाम है जेंडर, स्कूल, सोसाइटी, लिंग, विद्यालय, समाज। ठीक ना? तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो समाजीकरण का अंग है वो क्या है? फैमिली, परिवार। तो परिवार में हम लोग जानते हैं कि ये बालक का समाजीकरण परिवार कैसे करता है। परिवार को बच्चे का प्रथम पाठशाला कहा जाता है और बच्चे के माता पिता को बच्चे का पहला शिक्षक कहा जाता है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने माँ से ही सीखता है। परिवार के रहन सहन, तौर तरीकों को देखकर बच्चा बड़ा होता है। अतः बच्चों के समाजीकरण का मुख्य दायित्व परिवार पर ही होता है। परिवार के बच्चे का प्रथम पाठशाला परिवार को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता से ही सबसे पहले सीखता है। ठीक ना? अपने मम्मी से चलना सीखता है, उठना सीखता है, बैठना सीखता है। और परिवार के रहन सहन, तौर तरीकों को देखकर बच्चा बड़ा होता है। अपने दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची की जो स्वभाव होते हैं उन्हीं को देखकर वो भी वही स्वभाव को ग्रहण करता है। तो तब बच्चों के समाजीकरण का मुख्य दायित्व परिवार पर ही होता है। अकॉर्डिंग टू किम्बाल यंग, ठीक ना, किम्बाल यंग जी ने क्या कहा है? उनके अनुसार क्या है? समाज में समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवार के अंतर्गत माता पिता साधारणतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक ना? दूसरा पॉइंट क्रीड़ा समूह है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेइंग ग्रुप। ठीक ना? क्रीड़ा समूह। परिवार के बाद बच्चे का संपर्क साथ खेलने वाले बच्चों से होता है। साथ खेलने वाले बच्चे की आयु भी बच्चे के समान होती है। प्ले ग्रुप के कारण बच्चों में अनुशासन, नियम और समूह की भावना का विकास होता है और नेतृत्व क्षमता का विकास भी बच्चों के अंदर होता है। देखिए, परिवार के बाद बच्चे का संपर्क साथ खेलने वाले बच्चों से होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो एक समूह का निर्माण कर लेता है अपने खेलने के लिए। ठीक ना? तो उनके साथ में खेलता है और उनके साथ खेलने वाले की जो बच्चों की आयु होती है वो उन्हीं के बराबर होती है। एक समान आयु होती है। ठीक ना? तो खेलने के कारण जैसे मान लीजिए चोर सिपाही खेल रहे हैं तो चोर सिपाही खेल के कुछ नियम होते हैं कि तुम जब तक छिप जाओ फिर हम तुमको ढूंढेंगे और तुम निकलोगे तो फिर हम चोर चोर चिल्लाएंगे या सिपाही सिपाही चिल्लाएंगे। इस टाइप का कुछ नियम होता है ना। तो ऐसे खेल खेलने के कारण बच्चों में एक अनुशासन, एक नियम, और समूह में खेलते हैं तो समूह भावना का भी विकास हो जाता है। और जो जैसे एक बच्चों का समूह होता है तो उसमें जो बच्चा सबसे तेज होता है वो बोलता है मेरे हिसाब से खेल होगा, नहीं ऐसे होगा। खेल में पहले चोर वो बनेगा, सिपाही वो बनेगा, मंत्री वो बनेगा। तो जो इस कारण से बच्चों के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो जाता है। जो बच्चा सबसे एक्टिव होता है वो उस समूह में उसी बच्चे के बात को और भी बच्चे फॉलो करते हैं। ठीक ना? तीसरा टॉपिक क्या है? पड़ोसी नेबरहुड। ठीक ना? बच्चों के समाजीकरण में पड़ोसी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि पड़ोस के बच्चे गुण वाले हैं तो बच्चे में अच्छे गुण आएंगे। यदि पड़ोस में अवगुण वाले बच्चे हैं तो बच्चे में अवगुण उत्पन्न होगा। इसका कहने का तात्पर्य है कि पड़ोसी का भी बहुत ही इफेक्ट पड़ता है बच्चों के समाजीकरण में। यदि आस पड़ोस में बच्चे अच्छे हैं तो साथ में खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो अच्छी बातें ही सीखेंगे। लेकिन यदि गंदे बच्चे होंगे तो गंदे बच्चों वाला प्रभाव भी उन बच्चों पे पड़ जाएगा। तो संगति का असर पड़ोसी के कारण होता है। पड़ोस में जैसे बच्चे होंगे, जैसे अभिभावक होंगे, वैसा ही प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो पड़ोसी का भी बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों
विद्यालय, ठीक ना। विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि आपको पता है कि विद्यालय में बच्चे परिपूर्ण हो पाते हैं। विद्यालय में बच्चा विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। बच्चा जो परिवार में सीख नहीं पाता है वो चीज़ें विद्यालय में सीख जाता है। विद्यालय में बच्चे विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के बच्चे के साथ पढ़ते हैं। इससे उनमें भाईचारे की भावना का विकास होता है, ठीक ना। इससे उनमें भाईचारे की भावना का विकास होता है। बोल क्या रहा है एक बार देख लेते हैं फिर से। विद्यालय में बच्चा विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है, पहले 1 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 12, तो बहुत कुछ सीखता है। बच्चा जो परिवार में नहीं सीख पाता, मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो परिवार में डिसिप्लिन वगैरह नहीं सीख पाते हैं, संस्कार वगैरह नहीं सीख पाते हैं, तो जब विद्यालय में जाते हैं, जब शिक्षक के नियम और दायरे में रहते हैं, जब शिक्षक के मार्गदर्शन में रहते हैं, तो वहाँ भी बच्चे बहुत कुछ सीखने को पाते हैं जो परिवार में वो नहीं सीख पाते हैं। विद्यालय में बच्चे विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के बच्चे के साथ पढ़ते हैं। कोई बच्चा मुस्लिम होता है, कोई बच्चा हिंदू होता है, और कोई बच्चा यादव होता है, कोई बच्चा ठाकुर होता है। तो वो सब जब बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो उसमें धर्म जाति का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता है, ठीक ना। तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति के बच्चे के साथ पढ़कर उनमें भाईचारे, क्योंकि आपस में मिलजुल कर वो रहते हैं, भले ही किसी धर्म के हों किसी जाति के हों, तो उनमें भाईचारे और समानता का विकास होता है, ठीक ना। समानता की भावना का विकास होता है, क्योंकि वो सब मिलजुल कर रहते हैं, ठीक ना। उनके लिए धर्म जाति उस समय कोई मायने नहीं रखती है। उसके बाद आर्थिक संस्थाएं आती हैं जो कि समाजीकरण करती हैं। वे व्यक्ति जो आर्थिक संस्थाओं में काम करते हैं उनका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार से अलग होता है। वे अपनी व्यापार व कंपनी के प्रोग्रेस के लिए दूसरों के साथ बहुत ही सॉफ्ट बिहेव करते हैं। ये सब व्यक्ति एक दिन में नहीं सीखता, बल्कि इन संस्थाओं में काम करके ही सीखता है और लोगों के संपर्क में आके सीखता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से देखिए। वे व्यक्ति जो आर्थिक संस्थाओं में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी का कोई शॉप है, किराना का दुकान है, मेडिकल का दुकान है, उनका व्यवहार एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य जो जनरल व्यक्ति आम आदमी है उससे अलग होता है। क्योंकि देखिए आपका दुकान है, आपका कोई बिजनेस है, कुछ आप बेचते हैं, तो जो आप लोगों से मिलेंगे, अपना सामान बेचेंगे तो अच्छे से बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे। यदि नम्रतापूर्वक आप अपने ग्राहक से बात नहीं करेंगे तो आपके दुकान में क्यों आएगा। तो अगर आपका दुकान है, मेडिकल का स्टोर है, किराना का स्टोर है, तो आपके दुकान पर ग्राहक आते हैं तो देखिएगा वो उनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक बात करते हैं कि क्या चाहिए सर, क्या चाहिए सर, आपको ये रेट लग जाएगा। कपड़े के भी आप शॉप में जाइएगा तो सर, अंकल, आंटी, मतलब इस टाइप से आपको बहुत ही इज्जत दे के बात करते हैं, सॉफ्ट बिहेव आपके साथ करते हैं। तो ये व्यक्ति एक दिन में नहीं सीखता है। जब वो दुकान खोलता है तो उसके दुकान पे रोज़ अनेकानेक ग्राहक आते रहते हैं, मतलब कि कई संख्या में ग्राहक आते हैं। सबके साथ वो बातें करता है, पोलाइटली बातें करता है, अच्छे से बातें करता है, और बातें करते करते वो लोगों के संपर्क में आके सीखता है, ठीक ना। तो इस प्रकार आर्थिक संस्थाओं का भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक ना। जो पॉइंट आप लोग को मान लीजिए समझ नहीं आ पाता है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको स्पेशली आप लोग को समझा दूंगा, ठीक ना। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगला पॉइंट है राजनीतिक संस्थाएं, इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक ना। हमारे देश में अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं। प्रत्येक के दल के अपने नियम, उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं। प्रत्येक के दल अपनी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं। नए युवक और लोगों को अपने दल के नियम, उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में बताया जाता है। ऐसे में जो युवक राजनीति में रुचि रखते हैं वो युवक अपने को किसी राजनीतिक दल के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं, और यह प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में समाजीकरण की है, ठीक ना। देखिए एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। कह क्या रहा है, हमारे देश में अनेक प्रकार के राजनीतिक दल हैं। जैसे हमारे ही देश में बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, ठीक ना। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां हैं। प्रत्येक के दल के अपने नियम, उद्देश्य और सिद्धांत होते हैं। बीजेपी का नियम क्या है, राष्ट्रवाद का एजेंडा होता है, देशभक्ति का एजेंडा है, धर्म के प्रति ये लोग बहुत ही कट्टर हैं, ठीक ना। धर्मवाद को मतलब कि हिंदू धर्म के प्रति एकदम सचेत और सजग रहते हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर इनकी पार्टी की विचारधारा है, ठीक ना। लेकिन वहीं कांग्रेस के क्या नियम है, कांग्रेस सर्वधर्म की भावना को लेकर चलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस भावना को लेकर चलती है।
तो दोनों के नियम अलग अलग हैं। बीजेपी हिंदू धर्म के प्रति मतलब कि अपना सॉफ्ट रुख करती है, लेकिन कांग्रेस सभी धर्मों के प्रति अपना सॉफ्ट रुख करती है। तो जो नए युवक और लोगों जब क्या होता है कि पार्टी में नए युवकों को जोड़ना होता है या उनसे वोट लेना होता है इलेक्शन के समय में, तो ये पार्टियां होती हैं प्रशिक्षण शिविर लगाती हैं। प्रशिक्षण शिविर में क्या होता है, वे अपने पार्टी के नियम, उद्देश्य और सिद्धांत को बताते हैं ताकि अधिक से अधिक युवक उनके पार्टी में जुड़ें। तो जो युवक राजनीति में रुचि रखते हैं, अगर उनको बीजेपी में जाना है तो वो अपने व्यक्तित्व को बीजेपी की विचारधाराओं के अनुरूप बनाने लगते हैं। जैसे वो राष्ट्रवादी बनने लगते हैं, वो धर्म में आस्था लेने लगते हैं, हिंदू धर्म की बातें करने लगते हैं, ठीक ना, वीर सावरकर की विचारधारा पे चलने लगते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारधारा पे चलने लगते हैं। और यदि उस युवक को कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना है तो महात्मा गांधी के विचारों पे चलने लगते हैं, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी की जो विचारधाराएं हैं उनके अनुरूप अपने आप को ढालने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है राजनीतिक क्षेत्र में समाजीकरण की है, ठीक ना। ये आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक ना। अगला टॉपिक है जाति और वर्ग, इंग्लिश में बोलेंगे कास्ट एंड क्लास। समाज में कई प्रकार की जातियों के व्यक्ति रहते हैं। प्रत्येक जाति की अपनी परंपराएं एवं प्रथाएं होती हैं। विभिन्न जाति की परंपराएं बालक के समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप लोग को समझ में आ गई होगी। समाज में देखिए एक प्रकार की जातियां नहीं रहती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जातियों के व्यक्ति रहते हैं। हर जाति की अपनी परंपराएं और प्रथाएं होती हैं। जैसे यादव जाति हैं तो वो कृष्ण भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान के प्रति उनकी प्रथाएं कुछ स्पेशल होती हैं, ठीक ना। और मान लीजिए जो ब्राह्मण होते हैं वे सभी भगवान को मानते हैं, वेद पुराण सबको पढ़ते हैं, मांस मदिरा ये सब नहीं खाते हैं, उनकी प्रथाएं होती हैं, ठीक ना। तो उन प्रथाओं का भी बालक पे प्रभाव पड़ता है। यदि बालक ब्राह्मण घर का है तो वो मांस मदिरा से दूर रहता है, जनेऊधारी रहता है और धर्म के प्रति सचेत और सजग रहता है। लेकिन वहीं पे यदि वो दूसरी जाति का है तो वो वेज नॉन वेज सब खाने लगता है और धर्म ग्रंथों से मतलब कि कोई उसकी निकटता नहीं होती है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं जाति की परंपरा और प्रथाओं का बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार में समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। और उच्च वर्ग निम्न वर्ग का ये है कि मतलब कोई बहुत धनी होता है और कोई बहुत ही गरीब होता है, ठीक ना। तो जो अमीर व्यक्ति के लड़के हैं, बालक हैं, वो अमीरी का उनके अंदर क्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक ना। वे बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाने का प्रयास करते हैं, आलसी भी होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती। आप देख लीजिएगा जो गरीबी में पला बड़ा है उसके अंदर बहुत ताकत होता है। आप देखिएगा कि गरीबी में जो बालक पलते हैं, कुछ घर के लड़के सड़क पर सो सो कर अपने बड़ा हो जाते हैं, ठीक ना। उनके पास घर नहीं होता है रहने के लिए, सड़क झोपड़ी ऐसे में रहते हैं। ठंडी के दिनों में उन्हें बहुत ठंडी लगती है और वे कड़कती ठंड में ही छोटे छोटे बच्चे पल पल के बड़े हो जाते हैं। और जब सर्दी का मौसम आता है ना तो उनको सर्दी कभी नहीं लगता है, उनके लिए सर्दी गर्मी ठंडी सब एक मौसम एक समान होता है। लेकिन वहीं पे आप अमीर के बच्चों को देख लीजिएगा जो बहुत ही रिच फैमिली के होते हैं, अगर थोड़ा सा भी ठंडी लग गई तो खांसने लगते हैं, सर्दी हो जाती है। उनके मम्मी लोग उनके ऊपर 1 2 3 स्वेटर उनको पहना देते हैं क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है, ठीक ना। और उनके अंदर जो क्वालिटी भी होती है वो सारे अलग अलग हो जाते हैं। वे कुछ आलसी होते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार की क्वालिटियाँ देखने को मिलती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बच्चों का समाजीकरण डिफरेंट होता है, यानी अलग होता है, ठीक ना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है सामुदायिक गतिविधि केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी एक्टिविटी सेंटर्स। यह वह सार्वजनिक स्थान है जहां एक समुदाय के सदस्य समूह गतिविधियों, सामाजिक समर्थन, सार्वजनिक सूचना और अन्य उद्देश्यों के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक ना। सामुदायिक गतिविधि केंद्र का मतलब यह है जैसे कि आपके गांव में आप लोगों ने देखा होगा एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है जहां बच्चे को पोलियो पिलाया जाता है, ठीक ना। और वहां पे कुछ सूचनाएं भी बताई जाती हैं जो ग्राम पंचायत
के अधीन होती हैं, ठीक ना। तो पोलियो पिलाने के लिए काफ़ी महिलाएं आती हैं और काफ़ी महिलाएं अपने बच्चों को लेकर जाती हैं और पोलियो पिलवाकर आ जाती हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो एक सेंटर है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो सामुदायिक गतिविधि केंद्र के अंतर्गत आएगा। ग्राम पंचायत का कार्यालय भी आपका एक तरीके से देखेंगे तो सामुदायिक गतिविधि केंद्र के अंतर्गत, ग्राम पंचायत में क्या होता है, गाँव में कुछ योजनाएँ लागू होती हैं तो वहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा कर कर बता दिया जाता है। या आपको एकदम बढ़िया एग्जाम्पल चाहिए तो मैं बता देता हूँ, वो एग्जाम्पल लीगल नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए लीगल हो सकता है। आप देखेंगे जो पिछला ज़माना था, एक बरगद का पेड़ होता था और बरगद के पेड़ के नीचे सभा लगती थी। जब कोई अपराध वगैरह कुछ कर लेता था, किसी चीज़ का फैसला करना होता था तो गांव के जो प्रधान होते थे, बरगद के नीचे सभा लगती थी और बरगद के नीचे प्रधान बैठता था और उसके सामने पूरी प्रजा होती थी और वहाँ पे वे सत्य असत्य न्याय का फैसला करते थे। तो इस प्रकार की जो सभाएं होती थी या फिर कुछ सूचना गाँव के लोगों को देनी होती थी, तो एक प्रकार का जो लोग इकट्ठा होते थे एक जगह पे, तो वो जो सेंटर होता है वो सामुदायिक गतिविधि केंद्र होता है। चाहे आप ये भी देख सकते हैं जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग प्रचार करने आते हैं तो किसी फील्ड या टाउन क्लब में आकर भाषण देते हैं, वोट मांगते हैं और काफ़ी जो पब्लिक होती है वहाँ पे इकट्ठा होकर लीडर के बात को सुनती है। तो ये सब जो सार्वजनिक स्थल है ना, वो क्या है, सामुदायिक गतिविधि केंद्र हैं, ठीक ना। आई होप ये भी टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आगे क्या है दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, हॉबी क्लब। हॉबी क्लब क्या है दोस्तों, हॉबी क्लब सार्थक उद्देश्यों के प्रति छात्रों के जुनून को प्रदर्शित करने का एक मंच है। सप्ताहांत यानी एक सप्ताह में हॉबी क्लब के तहत हॉबी कक्षाएं आयोजित की जाती हैं और छात्र उन्हें तनाव से भरे और व्यस्त शैक्षणिक जीवन के बीच छोटे से ब्रेक के रूप में देखते हैं। हॉबी क्लब सार्थक उद्देश्यों के प्रति छात्रों के जुनून को प्रदर्शित करने का एक मंच है। जैसे छात्र स्कूल में पढ़ाई तो करता ही है लेकिन छात्र के अपने कुछ शौक, अपने कुछ रुचियां होती हैं, तो उन रुचियों को प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों में सप्ताह में एक बार हॉबी कक्षाएं निर्धारित की जाती हैं। छात्र का जिस चीज़ में रुचि होता है उससे संबंधित कक्षाएं आयोजित होती हैं और उनमें वो अपने कला को दिखाते हैं, ठीक ना। तो जैसे छात्र पढ़ रहा है तो व्यस्त भरे तनाव भरे शैक्षणिक जीवन के बीच में एक छोटा सा ब्रेक यानी आनंद लेने का एक मौका के रूप में हॉबी क्लब को देखा जाता है। हॉबी क्लब के अंतर्गत कैसी कक्षाएं निर्धारित होती हैं, जैसे कोई खेल से संबंधित से चाहे कोई खेल करवा लिया जाता है, नृत्य होता है, बागवानी होता है, जैसे बाग बगीचे का जो घास फूस होता है उसको साफ वाफ करना होता है, वो फूल पत्तियों की कटाई करनी होती है, ललित कला होता है यानी कुछ कला दिखाना होता है, साहित्य होता है, साहित्य यदि आपको आता है तो कविताएं कहानियाँ आप सुना सकते हैं, स्पोर्ट और फिटनेस यानी व्यायाम वगैरह के भी क्लासें होती हैं, छात्र व्यायाम भी करते हैं, ठीक ना। मेकॉन ने अपनी पुस्तक स्कूल क्लब में लिखा है कुछ हॉबी क्लब के बारे में, हम लोग जान लेते हैं। हॉबी क्लब छात्रों को ऐसे कार्य करने के अवसर देता है जो कक्षा में नहीं मिलते। कक्षा कार्य औपचारिक होता है, कक्षा में शिक्षक बताते हैं कि क्या करना है। हॉबी क्लब में छात्र स्वेच्छा से कार्य करते हैं, अपनी रुचि से कार्य करते हैं, कक्षा में एक विधि के अनुसार चलते हैं, हॉबी क्लब में अपनी सुविधा अनुसार चलते हैं। मेकान जी ने कहना क्या चाहा है कि हॉबी क्लब छात्रों को ऐसे कार्य करने के अवसर प्रदान करता है जो उनको कक्षा में नहीं मिलते हैं, पढ़ने के दौरान उनको वो चीज़ें नहीं मिलते हैं। कक्षा में क्या होता है, शिक्षक बताते हैं कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन हॉबी क्लब की जो कक्षाएं होती हैं उसमें छात्र स्वेच्छा से कार्य करता है, अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है। कक्षा में एक विधि के अनुसार क्लास चलती है लेकिन हॉबी क्लब में अपनी सुविधा अनुसार अपना जैसा शौक है उस प्रकार से गतिविधियां आगे बढ़ती रहती हैं, ठीक ना। तो हॉबी क्लब के अंतर्गत कैसी कैसी क्लासें संपन्न होती हैं, जैसे इंग्लिश कन्वर्सेशन इंग्लिश संवाद का, ठीक ना, ड्राइंग यानी कि चित्रकारी का, म्यूजिक यानी संगीत, मेंटल मैथ्स यानी मानसिक गणित का, क्राफ्ट रीडिंग का, टेबल टेनिस का, योगा का, बैडमिंटन का, बैंड का, कुकरी का, ठीक ना। इस प्रकार की हॉबी क्लब के अंतर्गत क्लासें चलती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा, आपको वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज गेन हो गया होगा। तो यदि आप इसी तरह के बीएड और एमएड के रेगुलर क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बीएड से संबंधित रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होती रहती हैं, ठीक ना। और यदि आप टेट सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे भी जुड़ी हर सूचनाएं और वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मित्रों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि
आप लोग इस काम को ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज, इस चैनल के फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को जाके फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं सबका मैं लिंक वहां पे शेयर करता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप लोग हमारी बातों को भी मान लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।